हाय गाइस। आज हम हमारा सेकंड पार्ट करेंगे सुपर सीरीज का। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन मुझे याद करने के लिए। अब मैं आपकी सीरीज कंटिन्यू करूंगा और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। देखो, ये सीरीज का मेन मोटो रहेगा सिर्फ उसे आप इम्प्लीमेंटेशन सीखो कि आप पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अनुभव होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक। तो जब वो कह रहा है द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक, तो कह रहा है पुट इन, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप। तो ये देखो, ये ना पुट के क्या है, ये पुट के फ्रेजल वर्ब्स हैं। क्या है ये पुट के फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं आपके? फ्रेजल वर्ब्स जिसमें आपका क्या हो, फ्रेजेस। फ्रेजेस मतलब दो वर्ड्स हो कम से कम, तो उसे फ्रेज कहते हो आप। एक मतलब कम से कम दो वर्ड्स हो या दो से ज्यादा हो तो वो फ्रेजेस हो जाते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब में एक आपकी वर्ब आती है और एक आपका प्रेपोजिशन आ रहा है। तो साथ साथ में जो बच्चा कॉपी के साथ नोट कर रहा है वो नोट कर सकता है कि फ्रेजल वर्ब क्या है, आपका वर्ब आ रही है, प्रेपोजिशन आ रही है। ठीक है, तो पहले हम हर एक एक फ्रेजल वर्ब को देखेंगे ध्यान से। जैसे कि यहां पे आ रहा है हमारा पुट इन। पहली फ्रेजल वर्ब आ रही है पुट इन। तो देखो, पुट इन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज में क्या करो, किसी चीज में आप एफर्ट्स डालो। जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल के कोई काम करो तो उसे बोलते हैं पुट इन। टू मेक अ पर्टिकुलर, टू मेक अ पर्टिकुलर एफर्ट इन डूइंग समथिंग, इन डूइंग समथिंग। क्या मतलब है पुट इन का? पुट इन का मतलब है टू मेक अ पर्टिकुलर एफर्ट इन डूइंग समथिंग। जब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कुछ करने में, आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल लो, तो उसका मतलब होता है पुट इन। ठीक है, अच्छे से नोट करना इन चीजों को, पेपर में कुछ भी आ सकता है। फिर देखते हैं हम क्या, फिर हम देखते हैं पुट आउट। बहुत अच्छा है ये, कई बार पेपर्स में आ चुका है। देखो, पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है आपका कि किसी भी क्या करो, जैसे पुट आउट का मतलब लिखो टू एक्सटिंग्विश। जैसे आग है तो आग बुझा देना, किसी को शांत कर देना। ठीक है ना, जैसे हम इसका एग्जांपल बोल सकते हैं प्लीज, मतलब कोई भी चीज बुझा देना। जैसे कि हम बोल सकते हैं प्लीज पुट आउट दैट सिगरेट। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम बोल सकते हैं प्लीज पुट आउट दैट सिगरेट। कि भाई, अब यहाँ पे पुट आउट का मतलब रखना नहीं है। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश जैसे एक्सटिंग्विशर होता है ना, जो आग बुझाता है, तो बुझा देना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। पुट इन मतलब एफर्ट डालना। पुट इन, इन मतलब अंदर, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा अंदर एफर्ट डाल रहे हो। पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश करना। बहुत अच्छे से समझेंगे। पुट अप मतलब क्या होता है? पुटअप, पुटअप, पुटअप मतलब होता है कहीं पे रात को रुकना, कहीं पे रात को ठहरना। ठीक है, ठहरना कहीं पे। टू स्टे, टू स्टे समवेयर, टू स्टे समवेयर फॉर नाइट, पुटअप कहते हैं उसे। पुटअप मतलब रात को रुकना। कई लोग हिंदी में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो टू स्टे समवेयर फॉर नाइट, दैट इज कॉल्ड आपका पुटअप। अब पुट ऑफ क्या होता है? पुट ऑफ मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, किसी चीज को डिले करना। पोस्टपोन करना, डिले करना। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है द मीटिंग हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक। पुट इन का मतलब एफर्ट डालना, तो क्या मीटिंग में कुछ एफर्ट डल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा। पुट आउट मतलब आग बुझाना। मीटिंग और आग बुझाने का कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब आग एक्सटिंग्विश करना, आग बुझाओ चाहे कुछ भी बुझाओ। पुट अप मतलब क्या है? ठहरना, है नहीं। पुट ऑफ का मतलब क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, पुट ऑफ का मतलब है डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना चीज को, किसी भी चीज को क्या करना? डेफर करना। DEFER, डेफर मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, तो मीटिंग क्या हो गई है? मीटिंग, जो मीटिंग है आपकी वो पुट ऑफ हो गई है, मतलब थोड़े टाइम के लिए कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। ठीक है ना, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट वीक। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, अच्छे से। पुट इन का मतलब क्या है? एफर्ट डालना। पुट इन मतलब एफर्ट डालो। पुट अप मतलब रात को रुकना कहीं पर। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन, डिले, डेफर करना। ये भी एक सिनोनियम, अच्छा ध्यान रखना। और आपका पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश करना। आ गया सब समझ में? स्पेलिंग वगैरह सब ओके है, थोड़ा राइटिंग में इशू हो तो आप लोग देख लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कह रहा द पीपल डैश ट्रीज थॉटलेसली फॉर ईयर्स। अब क्या मतलब है इसका देखते हैं। कह रहा द पीपल डैश ट्रीज थॉटलेसली फॉर ईयर्स। तो पहले देखो, एक होता है आपका क्या, फॉल। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। अब ये बोलना चाहता है कि लोगों ने बरसों तक बिना सोचे समझे पेड़ काटे। ठीक है, लोगों ने बरसों तक बिना सोचे समझे पेड़ काटे। तो अब आप मुझे बताओ कि हमने बोला फॉल, फेल, फॉलन, तो इस फॉल का मतलब तो होता है गिरना, बट यहां तो पेड़ काटने का सेंस है कि लोगों ने बरसों तक पेड़ काटे। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे फॉल, फेल, फॉलन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और वर्ब होती है फेल। तो बच्चे क्या होता है, ये वाली वर्ब सुनी नहीं होती फेल, बच्चे सोचते हैं यार फॉल का फेल लिखा हुआ होगा, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही अगर वो एक एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हो। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, घबराना नहीं है वर्ड सुन के। कभी जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव बहुत अच्छे से बता दूंगा। थोड़ा हम पहले सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो फेल एक वर्ब होती है। फेल का मतलब होता है टू कट डाउन, टू कट डाउन, काटना, ठीक है। टू कट डाउन ट्री, पेड़ काटना, उसे कहते हैं फेल। तो फेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ट, सही बात है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। दोबारा, फॉल, फेल, फॉलन, ये तो एक अलग वर्ब है, इसका मतलब है गिरना। फेल, फेल्ड, फेल्ड, इसका मतलब है पेड़ काटना, ठीक है। पास्ट में लिख रहे हो, सिंपल पास्ट में, तो पेड़ फेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख रहे हो। तो वो कह रहा है यहां पर, अब देखो, फॉल मतलब गिरना, गलत। फेल, यार ये तो अगर मैं बोलूं, या तो ये फेल फॉल का फेल हो सकता है V2, या ये इस वाले फेल का V1 हो सकता है, ठीक है। अब ये तो बोल रहा है कि लोगों ने बरसों तक पेड़ काटे, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल तो हो नहीं सकता कि मैं V1 लिखूं, तो ये भी नहीं होगा। वर फॉलिंग मतलब होगा किसी कोई मतलब पास्ट में काट रहा था, तो ऐसा तो हमको उसका कहना नहीं चाह रहा। मैंने बोला बरसों तक लोगों ने पेड़ काटे, ये बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पे मेरा एक बहुत अच्छा आंसर ऑप्शन से भी और मीनिंगफुल बैठ रहा है, क्या, फेल्ड। The people felled trees thoughtlessly for years. लोगों ने बरसों तक पेड़ काटे, ठीक है ना, बिना सोचे समझे पेड़ काटे। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा मैं, हर एक रीजन देख के। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मिस्टर घोष डैश टू मीट अस टुडे इवनिंग। मिस्टर घोष डैश टू मीट अस टुडे इवनिंग, कि वो कह रहा है मिस्टर घोष जो है वो आएंगे, कब आएंगे, आज शाम को, ठीक है। पहले ये बताओ मुझे, क्या वो आ चुके हैं, क्या वो अभी भी आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं ना। तो ये हैव कम कैसे हो सकता है, हैज कम, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है कि कोई काम रिसेंटली खत्म हुआ है जिसमें एक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आए तो नहीं है, गलत। अच्छा, हैव कम तो हो ही नहीं सकता, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है कि आए। हैव कम तो प्लूरल के लिए आता है, वैसे भी टेंस हो नहीं सकता। इस कम्स मतलब क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल आता है। अगर रेगुलरिटी में कुछ चल रहा हो, हैबिट बताने के लिए, अब वो क्या रोज आते हैं, ये तो वो बोल नहीं रहा, वो तो कह रहा है आज शाम को आएंगे। तो ऐसा कौन सा टेंस है जो फ्यूचर में भी बता सकता है पॉसिबिलिटी को कि ये काम होगा, ठीक है। जैसे अभी ये काम होने वाला है, मतलब अबाउट टू हैपन। ऐसा कौन सा टेंस जो ये भी बताता है कि अबाउट टू हैपन वाला काम है, कि ये काम आज होगा या कल होगा, मतलब सोचा समझा हुआ काम कि ये काम होगा। ये काम हमारा बताता है कौन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो, दूसरा ये अबाउट टू हैपन कि कोई काम बस थोड़े ही नियरेस्ट, इसे हम बोलते हैं, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर का कोई काम बताना हो तो वो भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बता सकते हैं। क्लियर है बात। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर घोष इज कमिंग टू मीट अस टुडे इवनिंग। कम्स भी गलत है, सब गलत, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। आज आगे समझो। ऐसे आपका क्या होगा, जो देखो यहां से प्रैक्टिस से होगा क्या, आपके सारे टेंसेस सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक्टिव वॉइस बताना है। एक्टिव वॉइस आपको मालूम है एक्टिव का पैसिव बनता है, कोई नहीं। अब यहाँ पे हमें सब पैसिव दिए हुए हैं, हमें एक्टिव, पैसिव दिया हुआ है, हमें एक्टिव बताना। अब देखो कह रहा, द मेन गेट इज शट एट 11 PM बाय द गार्ड। आगे बस हमें मालूम है कि एक्टिव में जब हमारा कोई सब्जेक्ट होता है
वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, तो जब पैसिव बनता है तो ऑब्जेक्ट इधर ले जाते हैं जो कि सब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो बाय बाय करके हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, ऐसे ही जाता है और फिर वर्ब चेंज होती है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप देखो ये जो बाय द गार्ड है, ये जो बाय द गार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो गार्ड है ये आगे आ जाएगा अगर एक्टिव बनाना है तो। सिंपल सी बात समझो कि भाई एक्टिव, ये तो पैसिव लिखा हुआ है ना, देखो बाय प्लस में सब्जेक्ट तो पैसिव है, एक्टिव में ये आगे होगा तो आपने लिख दिया द गर्ड। जैसे आपने द गर्ड लिखा तो पहले मुझे बताओ इज प्लस में V3, इज प्लस में V3 एक्टिव से अगर पैसिव बनाना हो तो कौन सा टेंस में होता है, इज प्लस में V3, ये होता है मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में होता है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में एक बारीकी से फर्क होता है, बट अभी वो सब छोड़ दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल बोलेंगे, ये ध्यान रखना। तो किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो मुझे बता दो इसमें प्रेजेंट सिंपल क्या है, क्या ये विल शट प्रेजेंट सिंपल है, ये तो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर, गलत। क्या इज शटिंग प्रेजेंट सिंपल है, नहीं, गलत। अब इसमें से बताओ कि परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल कौन सा है, द गार्ड, एक गार्ड की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शर्ट्स होनी चाहिए ना, अब तो वर्ब में ऐसा लगता है तो ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस है, ये आपका आंसर है। एक बार इसको बना के भी देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, अगर इसका पैसिव बनाएंगे कैसे बनेगा, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट उठा के आगे लिखोगे, जो सब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा, द मेन गेट। ये जो शर्ट है ये आपका किस में है, प्रेजेंट सिंपल में, तो इसका प्रेजेंट सिंपल का पैसिव कैसे बनता है, इज प्लस V3, पता है आपको, तो हो जाएगा इज शर्ट किसके द्वारा काम हुआ हो गया, पहले कब हुआ वो लिखेंगे एट 11 PM, किसके द्वारा हुआ गया, गार्ड के द्वारा। यहाँ पे देखो बाय प्लस में सब्जेक्ट बताया था, आगे आपका बाय द गार्ड आ गया। अब ये देखो ये मैंने इस एक्टिव का, ये हमारा आंसर है पता है, बट मैंने क्रॉस चेक भी आपको करा दिया कि ये हमारा बनेगा, देखो यही आपका बन गया। द मेन गेट इज शर्ट एट 11 PM बाय द गार्ड, बिल्कुल करेक्ट, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट मैंने आपको हर अच्छे से बता दिया, जिससे आपको ये भी कवर होगा कि एक्टिव पैसिव में अगर सिंपल प्रेजेंट गिवन है तो उसका इज प्लस V3, सिंपल पास्ट गिवन है तो उसका वॉस प्लस V3। अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का बनाना है तो बीइंग लगा के V3 बनाना, बाकी आप रूल्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ेंगे हम, आ जाओ। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है आई वुड लाइक टू मीट द आर्किटेक्ट डैश डिजाइन दिस बिल्डिंग। ठीक है भाई, मैं उस आर्किटेक्ट से मिलना चाहूंगा जिसने बिल्डिंग को डिजाइन किया। तो आर्किटेक्ट जिसने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया, जो, जिसने, किसको, जो, जिसने जब बताना होता है तो हम यूज करते हैं हु या हुम का, सही बात है। तो पहले तो मेरी आप बात एक चीज समझो कि हु जो होता है आपका, हु ये आपका आता है लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। डैट एक ऐसी चीज है जो आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो, हु के लिए भी, मतलब सॉरी लिविंग बींग्स के लिए भी, जहां पे हु यूज करते हो, और दूसरा आप यूज करते हो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। आगे बात समझ में, एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हो आप, अच्छे से समझना। विच आप यूज करते हो खाली खाली किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। हुम भी आप लिविंग बींग्स के लिए यूज करते हो। दोबारा, हु लिविंग बींग्स के लिए, हुम भी लिविंग बींग्स के लिए, डैट लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स के लिए भी, विच आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आगे बस में, अब आप मुझे ये बताओ मेरे भाई कि क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है फिर। भाई विच तो आएगा नहीं, विच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर्किटेक्ट है, ठीक है। डैट में लगा सकता था, अगर लिविंग बीइंग के लिए भी डैट आ सकता है, बट डैट के कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे कुछ वर्ड आ रहे हो द ओनली, द सेम, ठीक है, तब मैं डैट लगाऊं। या अगर मुझे हु और हुम में कंफ्यूजन है तो मैं डैट लगाऊं, तो डैट भी नहीं आएगा, ठीक है। किसी सेंटेंस में अगर लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों एक साथ होते तो मैं डैट लगा सकता था, ये भी डैट नहीं आएगा। अब बचा हु और हुम। हु और हुम के बीच में रहती है हमेशा लड़ाई, और कई बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि हु का मतलब भी जो है, हुम का मतलब भी जो है। हु और हुम का मतलब भी सेंस में चले जाता है किसको, इनका मतलब भी चले जाता है जिसने, जिसे। तो हमेशा ध्यान रखना कि हु पर्सन को दिखाता है, हुम भी पर्सन को दिखाता है, तो दोनों यहाँ पे आसानी से, वैसे आप बता भी सकते हो कि हु आंसर आएगा, बट आप मेरी बात ध्यान रखना एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि हु के ठीक बाद वर्ब आ सकती है।
whom के ठीक बाद वर्ब नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि who आपका यूज होता है, लॉजिकली रीजन दे रहा हूं, सब्जेक्टिव केस के लिए और सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्टिव केस मतलब दैट हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और whom आपका यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे आप किसको रेफर कर रहे हो? आर्किटेक्ट को रेफर कर रहे हो, तो आपने बोला हु, और जैसे यहां पे हु आया तो यहां पे हु के बाद ठीक वर्ब आ रही है। आगे बात समझ में? तो ये आपका रीजन हो गया, हु आपका आंसर आ गया। दूसरी बात, ऐसे कभी भी हु और हुम में फंस जाओ, देखो कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक एडवांस फॉर्म बता देता हूं। हमेशा देखो कि सेंटेंस में क्लॉज कितने। देखो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है एक सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। चलो ये छोड़ो, बाद में बता दूंगा कभी। आप बस ये ध्यान रखो कि हु वर्ब किसके बाद आती है? हु के बाद आती है। तभी एक बार देख लो चलो आप लोग। हु के बाद देखो क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट आया, वुड इसकी क्या आ गई? आपका वर्ब आ गया। ठीक है, तो आप देखो वुड आ गया, लाइक आ गया, वर्ब आ गया यहाँ पे, तो ये एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब। चाहे वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, तो इसके एक क्लॉज हो गया। अब देखो यहाँ पे और कौन सी वर्ब आ रही है? यहाँ पे वर्ब कौन सी आ रही है? वर्ब कौन सी आ रही है? ये वर्ब आ रही है डिजाइन। मगर इस डिजाइन का सब्जेक्ट क्या है? इस डिजाइन का सब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हु लगा दिया। हु यहाँ पे इसके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कंजंक्शन के रूप में काम करता है। अगर ज्यादा मैं डेप्थ में चला जाऊंगा तो कंफ्यूज मत होना, जिन बच्चों को ये सब चीजें नहीं मालूम, क्योंकि हम देखो मतलब कुछ चीजों का अनुभव भी हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो मैं आपको अच्छी बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखो कि हु के बाद वर्ब आती है, कभी फंस जाओ तो ये चीज बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अगर आप लोगों को हु और हुम का अच्छे से जानना हो, अगर किसी को हो, तो मुझे आप 3-4 कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो ही बना दूंगा 10 मिनट की, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन ध्यान रखनी है, मतलब कॉमा भी, फुल स्टॉप भी, एक्सक्लेमेटर भी, कहां पे लगे। अब देखो कह रहा है सर, बोलना चाह रहा है सर द डेज वर्क इज ओवर। क्या बोलना चाह रहा है? कि सर द डेज जो काम था, आज का जो काम था वो क्या हो गया है? वो पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो सर द डेज वर्क इज ओवर। ठीक है, अब आप बताओ यहां तो क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा, गलत हो गया। और डेज वर्क मतलब यार हमें बोलना है आज का काम, या फिर हमें बोलना है इस दिन का काम। तो का सेंस तो या तो का सेंस ऑफ दे सकता है, या की का सेंस एपोस्ट्रोफ दे सकता है। ठीक है, बट यहां तो कोई एपोस्ट्रोफ है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और ये आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, क्वेश्चन वो पूछ नहीं रहा, गलत। नेक्स्ट आ जाऊं, यहां पे देखो कह रहा है सर द डेज वर्क इज ओवर। ये एक्सक्लेमेटरी कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटरी होता है जब आप कोई हैप्पीनेस या फिर आप कोई भी मतलब हुर्रे, आप कोई भी एक्साइटमेंट या जोश वाला काम कर रहे हो, कुछ आप जीत गए हो, हुर्रे, एलास, ये सब एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड भी यहाँ पे आ नहीं रहा जो एक्सक्लेमेशन शो करे, तो एक्सक्लेमेटरी तो आ नहीं सकता, गलत हो गया। ठीक है, अब आप देखो कह रहा है सर कॉमा, ठीक है, कह रहा है सर द डेज वर्क, मतलब डे मतलब उस दिन का काम, मतलब इस दिन का काम, जैसे आज का काम हो गया, ये काम, इस दिन का काम जो है डेज वर्क। तो जैसे बोला ना डेज वर्क, तो ये एपोस्ट्रोफ दिखा रहा है, का की पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, तो इस दिन का काम पता चल गया, कह रहा ओवर हो गया। अब देखो कॉमा भी आ रहा है सर के बाद, हम हाय सर ही बोलते हैं, कॉमा लगाते हैं, और कोई नहीं अपोस्ट्रोफ भी आ रहा है, तो ये हमारा सही बैठ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ भी एस के बाद यूज आ रहा है कि बहुत दिनों का वर्क, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हम, अपोस्ट्रोफ का यूज गलत है, कॉमा भी नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इससे अच्छे से एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता हो पाएगी, मगर आप ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां, इनका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपका? कह रहा है अनुज कपबोर्ड इज डैश विद बुक्स। ठीक है, अब देखो लोडेड, लोडेड मतलब होता है कि कोई चीज पूरी चीजों से भरी हुई है, लोडेड है। ठीक है, फील्ड मतलब होता है वही कि कोई चीज भरा हुआ है, फील्ड है, सबका मतलब फील्ड फील्ड आ रहा है। स्टैग्ड का मतलब होता है कि लाइनों से लगा हुआ है, कोई चीज लगी हो, लाइनों से लगी हुई हो, उसे हम कहते हैं स्टैग्ड है। अब देखो एक वर्ड होता है क्रैम्ड। ये क्रैम्ड लगभग बुक्स के लिए यूज हो जाता है कि जब आप बोलो कि कोई चीज किसी चीज से क्या है, बिल्कुल भरपूर है, टू फुल है, बहुत ज्यादा भरपूर है। तो वो कह रहा चाह रहा है कि जो अनुज का कपबोर्ड है वो किताबों से क्या है, पूरा
भरा हुआ है, तो इज क्रैम्ड विद बुक्स। दूसरा एक और बात ध्यान रखना कि क्रैम्ड जो होता है, क्रैम करना, क्रैम्ड जो चीज होती है भरपूर वाले सेंस में, तो वो प्रेपोजिशन विद भी लेता है अपने साथ, फिक्स प्रेपोजिशन है। जैसे फिक्स प्रेपोजिशन में आपको बताऊंगा, सरप्राइज्ड अपने साथ एट लेता है, कहीं पे लिखा हो सरप्राइज तो एट ही आएगा। एस्टोनिस्ड का मतलब भी होता है सरप्राइज हो जाना, ठीक है, तो एस्टोनिस्ड भी अपने साथ एट लेता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छे से आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम देखते हैं। कह रहा अ डैश वॉज साउंड आफ्टर द बॉम्ब थ्रेट, ठीक है, जैसे कि बॉम्ब का थ्रेट हुआ, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एग्जांपल, तो एक आवाज आई, ठीक है, डैश वॉज, तो वो क्या था, वो कहना चाह रहा है कि जैसे बॉम्ब थ्रेट मतलब बॉम्ब फटा नहीं अभी, जैसे बॉम्ब की धमकी मिली है, बॉम्ब का पता चला, तो भाई पूरी सिटी किस में हो गया, वो हाई अलर्ट में हो गई। जैसे बोलते हैं ना हाई अलर्ट लग गया, तो ह्यूज अलर्ट नहीं होता भाई, बिग अलर्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग अलर्ट नहीं होता। अगर बॉम्ब कहीं फट भी गया है, बॉम्ब की कोई न्यूज भी मिलती है, आप किसी मॉल में गए हो, कोई न्यूज कुछ भी मिलती है, वहां पे पूरा हाई अलर्ट लग जाता है, तो आ हाई अलर्ट। बहुत आसान था ये तो। कह रहा डैश गोल्ड रिंग डेट आई बॉट लास्ट वीक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। देखो डेट आया ना यहाँ पे, मैंने भी आपको हु विच डेट समझाया था, डेट आया, देखो ये नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, गोल्ड रिंग की, तो इसलिए डेट आ रहा है, ठीक है। डेट आई बॉट लास्ट वीक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखो भाई, ये उस गोल्ड रिंग की बात हो रही है जो उसने लास्ट वीक खरीदी थी और वो जो बहुत महंगी थी। द किस, ए, एन और द एन यूज होता है, ए और एन यूज होता है सिंगुलर चीजों के लिए, एक दिखाने के लिए, बट एन यूज होता है वॉवल्स की साउंड के साथ। तो यहां तो गोल्ड की साउंड ग आ रहा है, यहां तो वॉवल की साउंड आ नहीं रही, तो एन भूल जाओ। दूसरा, ए और एन वहां पे यूज नहीं होंगे, जहां पे द यूज होगा। द यूज होता है किसी चीज को डेफिनेट बताने के लिए। डेफिनेट मतलब किस सेंस में, जब आपको उस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, ठीक है, आपको कुछ पता हो कि हाँ इसी चीज के बारे में बात हो रही है। तो देखो उस रिंग की बात हो रही है, यहाँ पे रिंग स्पेसिफिक है जो उसने लास्ट वीक खरीदी और वो जो एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गोल्ड, ठीक है। आगे बात समझ में, आ जाओ आगे। आर यू कन्वर्जेंट डैश द रूल्स ऑफ द गेम, कि आपको इन ये जो गेम है इसके जो रूल्स है आपको पता है, उसकी नॉलेज है। तो हमेशा ध्यान रखिए कन्वर्जेंट अपने साथ क्या लेता है कि इस चीज के बारे में आपको पता है। कन्वर्जेंट अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन से भी याद कर सकते हो आप कि विद ही लेगा, ठीक है। कन्वर्जेंट अपने साथ विद लेता है। तो आर यू कन्वर्जेंट विद द गेम रूल्स, और आप देखो किसी के बारे में ऐसा बताना कि इस चीज का आपको पता है, ठीक है, ये चीज इससे जुड़ी है, इन चीजों के बारे में पता है, तो विद का मतलब के साथ, इसकी के साथ की इस चीज की नॉलेज है तो विद। वैसे भी आप एक आसान सा चीज है कि कन्वर्जेंट विद ही ले सकता है, फिक्स प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आपका चैप्टर ही दो चीजों में डिवाइडेड है, एक नॉर्मल प्रेपोजिशन जैसे अमॉन्ग, बिटवीन, विद, ये सब, और दूसरा आपका क्या, दूसरा फिक्स प्रेपोजिशन। लगभग सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में फिक्स प्रेपोजिशन के ऊपर ही एरर आता है, ठीक है, जो कि बहुत कम लोग कराते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाइए। शी डैश माई इन्विटेशन एंड प्रॉमिस टू कम, तो शी फुली एक्सेप्टेड मतलब उसने पूरा, अब देखो ऑप्शन वाइज देखो, उसने पूरा एक्सेप्ट कर लिया मेरा इन्विटेशन। भाई अगर मैं अपने शादी का कार्ड किसी को दूंगा, मैं आप में से किसी को अपना शादी का कार्ड दे रहा हूं, तो मेरे भाई या तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे या आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, मना कर दोगे, मैं आऊंगा आऊंगी, आप बोल दोगे मैं नहीं आ पाऊंगा। आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया। फुली एक्सेप्टेड तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, गलत। जनरली एक्सेप्टेड मतलब हर बार, लगभग, मतलब मैं आपको जनरली इनविटेशन देता रहता हूं और मैं प्रॉमिस करता रहता हूं, कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा। वाइडली मतलब पूरा अच्छे से कर लिया नहीं, देखो वो कहना चाह रहा है ग्लैडली एक्सेप्ट करा है। शी ग्लैडली एक्सेप्टेड मतलब अच्छे दिल से, पूरे मन से उसने मेरा जो था वो एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या होगा, शी ग्लैडली एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन एंड प्रॉमिस टू कम। ग्लैडली, GLADLY, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अ टीचर सेज अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, आ जाइए चेक करते हैं। पहले मुझे बताओ सिंपल सी चीज कि यहां पर ये देखो, यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, ये किस में है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेज आ रहा है सब्जेक्ट, और ये आ रहा है सेज आपका। तो जब भी आपकी प्रेजेंट सिंपल में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो ये जो नरेशन होता है डायरेक्ट नरेशन, इसका इनडायरेक्ट नरेशन नहीं बनता, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा।
बनेगा मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, द टीचर सेज, इन्वर्टेड कॉमा किस में हट जाएंगे, डैट में। द टीचर सेज इन्वर्टेड कॉमा डैट में हट गए, प्रेजेंट सिंपल था तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें चेंज सिर्फ तब आता है जब ये चीज पास्ट में दे रखी हो, सेड वगैरह हो, तो ये क्या आ जाएगा, सेज डैट अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। सिंपल, आसान था, ये सब गलत है बाकी के। चलो आ गया। नेक्स्ट है शी इज, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। चलो ये भी देखते हैं हम। बहुत अच्छे से देखना। चलो एक मिनट, पहले मुझे बताओ ये जो इजंट शी है, इजंट शी इजंट शी इजंट शी, ये चीज है क्या? ये है हमारा क्वेश्चन टैग। क्या है? क्वेश्चन टैग। और आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर होता है क्वेश्चन टैग। तो जब क्वेश्चन टैग लगा रहे हो तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। जब क्वेश्चन टैग लगा रहे हो, क्वेश्चन टैग क्या है, अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब लाइक दो वर्ड्स का क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपका क्या क्या आता है, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी क्वेश्चन टैग में, ठीक है, और आपका प्रोनाउन आएगा। हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब होगी और प्रोनाउन होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में तो नेगेटिव बनता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है। टाइम और टेंस में कोई भी चीज नहीं होता, बस हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग कहते हैं। जब क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, इसलिए एक्सक्लेमेटरी साइन तो नहीं आएगा, गलत हो गया, फुल स्टॉप भी नहीं आएगा, गलत हो गया। दो ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिया समझदारी से। अब आप देखो शी है, शी इज लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे देखो इज है, तो एक तो हेल्पिंग वर्ब उठ गई यहाँ पे इज। अब ये बताओ सेंटेंस पॉजिटिव में वाला नहीं है, पॉजिटिव में। शी इज हैप्पी विद आवर डिसीजन, वो खुश है हमारे डिसीजन, तो हैप्पी में तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में, ऐसे बनता है। तो हम लगाना चाहते थे इज नॉट लगाते, बट हमेशा ध्यान रखो कि इज नॉट नहीं आप यूज करोगे इजंट, हमेशा आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करोगे, तो ये नहीं होता, इजंट यूज होगा। आगे बस में कैसे बना, उसके बाद शी है तो आप शी लगा दोगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। आगे बस वही चीज यहां पे हो रही है, वही चीज यहां पे हो रही है, मगर जब आप ये सेंटेंस लिख रहे हो और क्वेश्चन टैग लगा रहे हो तो हमेशा आप इस चीज को, पार्ट को थोड़ा सा साइड करने के लिए आप एक क्या लगाइए, आप एक कॉमा लगाइए इधर, ठीक है। जैसे आप कॉमा लगाओगे तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट। इधर कॉमा है नहीं, इधर आपका कॉमा है, तो ये आपका क्वेश्चन टैग बिल्कुल सही फॉर्म में है, ये पंक्चुएशन करेक्ट है, ठीक है। देखो फायदा बहुत है इस सीरीज से, क्योंकि अगर टाइम टेंस की बात होगी, नरेशन की बात होगी, प्रीवियस ईयर है सारा, तो आपको यही आइडिया लग जाएगा कि DSSS भी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। पैसिव वॉइस बताना है, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अभी मैंने बताया अगर कोई सब्जेक्ट दे रखा, वर्ब दे रखा, ऑब्जेक्ट दे रखा, तो ये पहले आ जाएगा और ये सब्जेक्ट आ जाता है बाय प्लस सब्जेक्ट से। पहले तो हम इतना काम करते हैं। कह रहा है दे वर पुलिंग द हैवी कार्ट, तो इसको उठाओ आगे ले आओ। क्या खींच रहे थे वो, हैवी कार्ट। ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा, द हैवी कार्ट। ज्यादा सोचना नहीं, सीधा परफॉर्म करना। अब देखो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का कैसा बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का कैसा बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का आपका बनता है जैसे वॉज या वर, आईएनजी होगा, V1 आईएनजी, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है वॉज या वर। हमेशा कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए बीइंग प्लस V3 लगता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा वॉज वर है, तो हैवी कार्ट सिंगुलर है आपका, तो आ जाएगा वॉज, आ गया वॉज। और क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, V3 लगेगा, तो लिख दो बीइंग। पुल का V3 पुल्ड। बाय प्लस में सब्जेक्ट आएगा, तो इधर का सब्जेक्ट है दे, तो यहां पर हो जाएगा बाय देम। पहले ये एडवर्ब वगैरह भी लिख लो, विद ग्रेट, जो भी आपका प्रेपोजिशन है विद और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले ये सारा लिख दो, विद ग्रेट डिफिकल्टी। बाय देम भी आप लिख सकते हो, बट जो चीजें नोन होती है ना कि इनके द्वारा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले ऑप्शन में भी देख लेते हैं हम, बाय देम भी लिख सकते हैं, पुल्ड बाय देम, बट वो तभी लिखना जब ऑप्शन में हो, थोड़ा ऑप्शन भी ध्यान रखना। अब देखो बन रहा है द हैवी कार्ट वॉज बीइंग पुल्ड, यही चेक कर लो कहीं पर, ये बस यही आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे वॉज बीइंग नहीं आया, ये गलत हो गया। तो आपका क्या बन गया, वॉज बीइंग पुल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी। ऑप्शन में है नहीं बाय देम, तो हमें लगाने की भी जरूरत नहीं है, नोन है वो तो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, तो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है शी डैश एट द स्टार्स फॉर आवर्स,
कि भाई स्टार को वो देख रही थी, ठीक है ना। अब देखो सारे वर्ड देखने से रिलेटेड है, सिर्फ इससे छोड़ के स्पाई मतलब होता है जासूस, स्पाइड मतलब जासूसी करना, जासूस। तो आ जाओ देखते हैं। पहले तो आप एक वर्ड ध्यान रखो, ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है किसी को एंग्री लुक देना, किसी को गुस्से में घूरना, मतलब गुस्से में लुक देना, ठीक है। कैसा देखना, गुस्से में, ग्लेयर करना। स्टेयर मतलब होता है घूरना, चाहे कैसे भी घूर रहे हो आप, ठीक है। गेज मतलब होता है क्या, गेज मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक देखना, टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसे कहते हैं किसी चीज को लंबे समय तक देखना, उसे गेज कहते हैं। ये गुस्से में हो गया, ये घूरना हो गया, ये जासूसी हो गया। जासूसी यहाँ पे आएगा नहीं, गुस्से वाला आएगा नहीं, घूरना आएगा नहीं। वो कह रहे हैं कि उस स्टार्स को वो लंबे समय तक देखा था उसने, ठीक है। तो लंबे समय तक देखना मतलब शी गेज्ड एट द स्टार्स फॉर आवर्स। आगे बात समझ में, टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आ जाओ नेक्स्ट। आफ्टर अ थॉरो रिवीजन आई डैश ऑल द आंसर्स, ठीक है। कि भाई अगर मैं एक थॉरो रिवीजन, एक बार जैसे उसने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं सारे, टेस्ट है उसका, वो अगर कह रहा है अगर मैं थॉरो रिवीजन कर लूंगा तो मैं सारे आंसर्स, आई विल नो, मुझे सारे आंसर्स पता होंगे फिर, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है, मुझे सारे आंसर पता होंगे। अब आई विल बी नोइंग का मतलब क्या है कि मैं सारे आंसर फ्यूचर में जान रहा हूंगा, ठीक है। आई विल हैव नोन का मतलब मैं फ्यूचर में ही कर चुका हूंगा, फ्यूचर में ही कर रहा हूंगा, वो चीज पूरी हो चुकी होगी, ऐसे सेंस में। विल नो मतलब सिंपल फ्यूचर। अब आ जाओ, वैसे तो हमें आसानी से पता चल गया कि आफ्टर थॉरो रिवीजन वो कह रहा है मैं ये सारे आंसर मुझे पता होंगे, आई विल नो, सिंपल फ्यूचर आगे करेक्ट है। मगर मैं आपको एक और लॉजिक देता हूं। नो एक ऐसी वर्ब होती है, इसे कहते हैं स्टेटिक वर्ब। क्या कहते हैं, स्टेटिक वर्ब, जो स्टेट बताती है। स्टेट मतलब जो इंफॉर्मेशन देती है, जैसे नो हो गया, मीन हो गया, ओन हो गया, बिलोंग हो गया, कंप्राइज हो गया। ये सारी वर्ड COMPRIS, ये सारी वर्ड जो होती है स्टेटिक वर्ब होती है, ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। जब ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आती तो ये आईएनजी फॉर्म कट गई, ये आईएनजी फॉर्म कट गई, ये फ्यूचर परफेक्ट तो होगा ही नहीं, बचा क्या, V1। तो यही आंसर है, सिंपल, खत्म। स्टेटिक वर्ब्स भी आपको पता चल गया कभी आईएनजी फॉर्म्स में नहीं होती, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्या है, अ सेवर फेमाइन ब्रॉट डैश मिजरी टू रशिया। कि भाई ये जो फेमाइन हुआ उसने बहुत ज्यादा मिजरी, दुख दर्द ले आया, वो कहां पे, रशिया में। तो बहुत ज्यादा दुख दर्द ले आया, बहुत इस सेंस में बहुत को हम लार्ज वाइड वास्ट से नहीं बोलेंगे, कहेंगे ग्रेट मिजरी। बहुत ज्यादा मिजरी ले आया वो रशिया के लिए, ग्रेट मिजरी हो गई, सिंपल है ये तो। अमिता आस्क्ड हर मदर इफ द मैटर वाज रियली अर्जेंट। बनाओ इसका भाई, अच्छे से बनाओ इसका, क्या बनेगा। अब ये आपको किस में दे रखा है, ये आपको दे रखा है किस में, इनडायरेक्ट में, और आपको यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन देखनी है। तो यहाँ पे वॉज आ रहा है, मतलब आप हमेशा ध्यान रखो कि सिंपल प्रेजेंट का इनडायरेक्ट नरेशन जब आप बताते हो तो सिंपल पास्ट में जाएगा। मतलब अगर कहीं पे इज एम आ रहा है तो वॉज हो जाएगा। तो ये बस यहाँ पे वॉज वाला ढूंढ लो, ठीक है। और एक और चीज देखो, जब आपका क्वेश्चन का बनाते हो ना, आप क्वेश्चन वालों का जब आप बनाते हो, किसका, क्वेश्चन वाले का बनाते हो, तो क्वेश्चन वालों में जब इनडायरेक्ट नरेशन बनता है तो ये इफ या वेदर लगा के बना लो, डैट नहीं आएगा। दूसरा, वो नॉर्मल फॉर्म में बनता है, मतलब सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। क्वेश्चन वालों में तो पहले वर्ब आता है, नहीं, आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, एक असर्टिव फॉर्म में बनेगा। तो पहले आप ये चेक करो इसमें सिंपल प्रेजेंट है कहां पर, सिंपल प्रेजेंट कहां पे, वॉज वाला कट जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है नहीं है। सिंपल प्रेजेंट कहां पे, यहां पर है, द मैटर इज, नहीं, इसमें देखो, एक मिनट, इसमें गड़बड़ हो गई है एक। हाँ, अब देखो आपको क्या, हाँ सही है, ये कट गया आपका। अब आप देखो क्वेश्चन का बनेगा, मैंने क्या बताया, सिंपल फॉर्म में। तो पहले आप इसमें क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन क्या है एक बार देखो, आसानी से देखो, वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। तो इसका देखते हैं हम, क्या रहा है, अमिता सेड टू हर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अमिता सेड टू हर, तो अमिता आ गया यहाँ पर, आस्क्ड में चेंज हो गया सेड टू हर। ये इन्वर्टेड कॉमा हट के मैंने बताया था इफ या वेदर में लग जाते हैं, तो ये इफ में लग गया, सही बात है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इज द मैटर रियली अर्जेंट, क्वेश्चन पूछ रहा है,
मैंने क्या बताया, पहले सब्जेक्ट आएगा वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें मैटर सब्जेक्ट है तो पहले मैटर आ गया। अब इज किस में चेंज हो जाती है, वॉज में चेंज हो जाती है, तो वॉज आ गया इधर। रियली अर्जेंट आपका सेंटेंस एजर्टिव फॉर्म में हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म में। इफ भी आ गया, आस्क्ड भी आ गया। ये करेक्ट है बिल्कुल। इसका क्या करेक्ट बैठ रहा है, इसका ये करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। अब दूसरी चीज देखो बाकी कैसे करेक्ट नहीं बैठ रहे। जब यहाँ पे वॉज है तो आपको सिंपल प्रेजेंट ढूंढना था, ये वॉज आएगा नहीं, फोर तो गलत हो गया, सिंपल प्रेजेंट ढूंढना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट ढूंढ रहे हो तो क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है फर्स्ट वाले में, तो ये भी कट गया। दूसरा क्या, अब ये दो बचे भाई। नॉर्मल सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन में सेट टू रहता है, आस्ट तो हम इसमें लिखते हैं इनडायरेक्ट में, तो आस्ट वाला भी कट गया। सेकंड आपका आंसर है, ऑप्शन से भी देख सकते थे आप, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हैव अचीव्ड अ मेजर डैश इन द स्टडी ऑफ जीन्स। साइंटिस्ट ने क्या कर लिया, साइंटिस्ट ने अचीव कर लिया मेजर कुछ चीज, मतलब साइंटिस्ट ने कोई चीज अचीव कर ली। ठीक है, अब आप देखो अच्छे से देखते हैं सारे। पहले आप देखो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है। ब्रेकअप का मतलब होता है, जैसे ब्रेकअप हो जाता है किसी का, ब्रेकअप मतलब कोई टूट गया, किसी का ब्रेकअप हो गया। ठीक है, इसी को आप बोलते हो क्या, इसी को आप बोलते हो ब्रेक डाउन भी। ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं, एक तो ब्रेकअप वाला, जब आप इमोशनली टूट जाओ, इमोशनली कोलैप्स हो जाओ, टूट गए, कोई लड़की छोड़ के चली गई तो ब्रेकअप हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, आपका दिल टूट गया तो इमोशनली कोलैप्स हो गए। या कोई मशीन है, मशीन भी खराब हो गई, मशीनरी भी खराब हो गई तो वो भी ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ब्रेकअप खत्म, ब्रेक डाउन खत्म। आगे बस में ब्रेक अवे मतलब होता है कि किसी के कंट्रोल से जब आप भाग जाओ, टू एस्केप फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन। ब्रेक अवे, जैसे कोई जेल वेल तोड़ के भाग गए, ब्रेक अवे कर दिया। ठीक है, एंड ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि कोई आपने अचीवमेंट कर ली, अ मेजर अचीवमेंट, या फिर कोई भी चीज आपने खोज कर ली, टू डिस्कवर अ सीक्रेट। तो यहां पे उसने अचीवमेंट ही करी है, हैज अचीव्ड अ मेजर अचीवमेंट इन द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की चीज में उसने कोई अचीवमेंट कर ली, कोई खोज कर ली, तो यहां पे आना चाहिए ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक डाउन तो होगा नहीं, ब्रेकअप तो होगा नहीं, ब्रेक अवे कुछ तोड़ के तो भाग नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका ब्रेक थ्रू हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा अरेंज द वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अरेंज करना है इनको मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में। ठीक है, अब देखो कह रहा दिस यूथ विल प्रमोट अमोंग कैंपेन द क्रिएटिव राइटिंग। कहना क्या चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि जो यूथ है, यूथ मतलब जो नए लड़के हैं, यूथ हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे क्रिएटिव राइटिंग को इस कैंपेन में। ये कहना चाह रहा है वो कि इस कैंपेन में जो यूथ हैं वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे क्रिएटिव राइटिंग को, सुंदर जो क्रिएटिव राइटिंग को वो प्रमोट करेंगे। बट यहां तो सेंटेंस गलत बैठ रहा है कि दिस यूथ विल प्रमोट अमोंग कैंपेन द क्रिएटिव राइटिंग। जो हम कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि इस कैंपेन में क्रिएटिव राइटिंग प्रमोट होगी। कौन प्रमोट करेगा, यूथ, यूथ में प्रमोट होगी। ठीक है ना, कैंपेन का मकसद है यूथ नहीं कर रहा, यूथ में प्रमोट होगी क्रिएटिव राइटिंग। अब आओ समझो इसको, सब्जेक्ट देख लो पहले। ये कैंपेन नाउन आ गया, नाउन के आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया आपका दिस कैंपेन। तो ये कैंपेन, दिस कैंपेन, ये कैंपेन, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल, आपकी वर्ब आ गई, विल के बाद V1 आ गया। तो ये कैंपेन प्रमोट कर रहा है, क्या प्रमोट कर रहा है, क्या प्रमोट कर रहा है, लड़कों को प्रमोट कर रहा है नहीं, क्या प्रमोट कर रहा है, क्रिएटिव राइटिंग। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, क्रिएटिव राइटिंग। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो क्या आ गया, क्रिएटिव राइटिंग प्रमोट कर रहा है। कहां प्रमोट कर रहा है, किन के बीच में कर रहा है, तो यूथ के बीच में कर रहा है। यूथ के दौरान होगा, ये तो कह रहा है यूथ विल प्रमोट, यूथ करेगा, नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कैंपेन करेगा क्रिएटिव राइटिंग किसके बीच में, यूथ के बीच में, तो अमोंग द यूथ। अब दोबारा पढ़ो सेंटेंस को, दिस कैंपेन विल प्रमोट, ये कैंपेन, देखो ये कैंपेन लगाया। अब मैं आया हूं, मैं कह रहा हूं ये जो कैंपेन लगा है ना, ये कैंपेन का मकसद है कि ये कैंपेन क्रिएटिव राइटिंग प्रमोट करेगा किन के बीच में, ये जो बच्चे बैठे हैं ना यूथ, इन सबके बीच में। तो ये कहना चाह रहा है दिस क्रिएटिव राइटिंग यूथ
क्रिएटिव राइटिंग यूथ प्रमोट, जो यूथ वो जो क्रिएटिव राइटिंग लिखती है, बिल्कुल गलत। दिस प्रमोट कोई सेंस ही नहीं दे रहा। दिस विल प्रमोट, क्या प्रमोट करेगा, कोई सेंस नहीं। दिस कैंपेन विल प्रमोट क्रिएटिव राइटिंग अमंग द यूथ। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड अब हमारा ये वाला जो सेशन था खत्म हो गया। अच्छा लिखा हो तो आप कमेंट कर देना, कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।